Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's session, जिसमें हम कवर करेंगे these articles. जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ क्या कवर करना है, so that you stay connected till the end and एक इंडेक्स आपको एक ब्रीफिंग मिल जाएगी कि आज के सेशन में क्या कुछ होने वाला है. So these will be our topic of discussion. बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एग्री श्योर फंड पेपर 2 एंड पेपर 3. वर्ल्ड बैंक रिवाइज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट. तो क्या है, और आपके लिए होमवर्क है, जीडीपी और नेशनल इनकम. क्या होती है नेशनल इनकम, क्या होती है बताना मुझे ज़रा. जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, जो इंडिया सिंपल टर्म्स में बताऊं तो टोटल मनी दैट इंडिया इज मेकिंग, तो उसके अंदर आप किसको इंडिया इज मेकिंग का मतलब क्या है, नेशनल्स या फिर रेजिडेंट्स इन इंडिया. तो इन चीज़ों में बेसिक फ़र्क है, ये आपके स्टैटिक पार्ट से लिंक होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है प्रीलिम्स में भी, और अब तो नेशनल इनकम से जुड़े हुए मेंस में भी सवाल आने लग गए हैं जीएस पेपर 3 से, राइट. तो इसके बारे में हम बात करेंगे, करंट पार्ट लेंगे हम इसका. और डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन दैट यू कैन ऑल्सो वंस अगेन कनेक्ट विद योर जीएस पेपर 3 विद रिस्पेक्ट टू योर एग्रीकल्चर सेक्शन. और वैसे आप इसको पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए. तो जो भी हम पढ़ते हैं वो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स परस्पेक्टिव, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करो बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अच्छे लगते हैं सेशंस, समझ आती है, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और उस लर्निंग के इंटरेस्ट में आपको ये सेशन फ्रूटफुल भी लगते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर. अब शेयर में मैं ये भी नहीं कह रही कि ऐसे पूरा सेशन क्लिक करो, शेयर करो जाके, ठीक है इतना टाइम नहीं है, इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ. अच्छा लग रहा है, डू रेफर टू अदर्स ना, ताकि वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड अदर्स ऑल्सो टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है. और सब्सक्राइब चैनल को जल्दी कर देना. चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन, जिसमें हम पहले बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे. कॉन्टेक्स्ट क्या है आई विल शेयर, बट उससे पहले मैप में देख लो. बांदीपुर नेशनल पार्क, थोड़ा सा नीचे आ जाओ मुदुमलाई नेशनल पार्क, और उसके बाद पेरियार नेशनल पार्क. तो ये आपको एक अरेंजमेंट मालूम होना चाहिए. क्या बांदीपुर नेशनल पार्क किसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, बताओ मुझे, दे के प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. अब ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है बिकॉज an alert elephant patrolling team recently rescued a tusker that was stuck in a rail barricade in Bandipur Tiger Reserve. तो यहाँ पर an elephant got stuck while monitoring the elephants vigilant elephant patrolling जब हो रही थी, and they saved a male elephant with tusk that was trapped in a barrier that was designed to block the elephants. तो विद इन दैट स्पेसिफिक एरिया ऑफ बांदीपुर टाइगर रिजर्व. बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज़ अ वेरी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कर्नाटका के अंदर है, ये मैंने आपको दिखाई दिया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, मैसूर और चामराजनगर. तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं जिसमें ये आती है. कर्नाटका की ही है, ट्राई जंक्शन पे है बिल्कुल. कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर ही लगता है वहीं पर. एंड जियोग्राफिकली इट इज़ एन इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है. So where the western and eastern ghats come together, a unique environment is there. थोड़ा हिस्ट्री में चलें तो बांदीपुर was used by the rulers of the nearby Mysore kingdom as a hunting ground. For the rulers it was established in the year 1931 as Venugopala Wildlife Park by the Maharaja of Mysore. फिर उसके बाद it was then expanded और नाम पड़ गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में. मैंने बोला था ना किसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. नाउ दिस बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज सराउंडेड बाय नागरहोल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु साउथ में, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर पड़ती है साउथ वेस्ट में. तो ये सब बांदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास पड़ता है. काबिनी रिवर बहती है नॉर्थ से इसके, और मोयार बहती है साउथ से. बांदीपुर का क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. वेट एंड ड्राई सीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और तो ड्राई डेसिडियस से ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडियस की वेजिटेशन है.
रोजवुड, सैंडलवुड, क्लम्पिंग बैम्बू, जाइंट क्लम्पिंग बैम्बू, इंडियन लॉरेल, ये सारे आपको फ्लोरा देखने को मिलेंगे। और वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर है। बाकी बंगाल टाइगर, फोर हॉर्न एंटीलॉप, गोल्डन जैकल, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटी पढ़ रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो टेंशन मत लो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी टेंशन मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिटी के सेशंस पढ़ाए जा रहे हैं बाय प्रज्ञा मैम। यू कैन रेफर टू देम ऑन द पर्टिकुलर चैनल, दिस सेम प्लेटफॉर्म ओनली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर वेरियस अदर सेशंस करंट अफेयर का। अगर आप कोई सिंगल टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो भी आपके पास सेशंस हैं। चाहे ये सेशन जो मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे अगर कोई एक सिंगल टॉपिक का सेशन लेना है, पॉलिटी पढ़नी है, XYZ जो भी है, जो सेशन जो चैनल पर आ रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर दूसरी बात है कि जो पैसा आप 50,000 60,000 भर के कोई कोर्स ले रहे हो, वही क्वालिटी का कंटेंट आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, राइट? सो यू कैन रेफर टू दीज सेशंस विद फुल, होता है ना, ट्रस्ट के साथ। यस यू कैन, क्योंकि क्वालिटी के साथ कहीं पर भी किसी भी सेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेशन ऑल्सो 100% कॉन्फिडेंट एंड विद द अदर मेंटर्स ऑल्सो, क्योंकि इक्वली हर एक मेंटर आपको पढ़ा रहा है और विद क्वालिटी कॉन्टेंट। सो यू कैन रेफर दीज सेशंस फॉर योर प्रिपरेशन। और मेरे सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये तो ऐसा सेशन है जिसमें आपको डेली कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एक दिन का पेपर छूट गया तो अगले दिन का रेडी पड़ा है ना? तो डेली करंट अफेयर्स हैं। डेली करंट अफेयर्स आपकी डिसिप्लिन मांगते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते हो। एक सेशन में आ रहे हो, 4 सेशन में गायब हो जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ। एक सेशन में भी मत आओ मेरे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी है, जुड़े हुए हैं सेशंस, रिवीजन होती है, राइट? सो यू हैव टू बी, डेली है तो मतलब डेली ही करना है। करंट अफेयर्स ऐसी ही चीज है, राइट? कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज देयर फॉर यू, बट मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट विद डेली करंट अफेयर लेक्चर्स, DNA, डेली न्यूज एनालिसिस, राइट? कमिंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। A recent surge in this river has resulted in the boats being washed downstream, with some colliding with the gates of Prakasam Barrage. तो हमारे लिए तो कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये नदी है जो बह रही है और इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सब कुछ अपने को देखना है। कृष्णा 4th बिगेस्ट रिवर है। गंगा आती है, फिर गोदावरी आती है, फिर ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, फिर साउथ सेंट्रल इंडिया की एक रिवर है। महाबलेश्वर से आप देख ही रहे हो, यहां से ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। इन दिस पर्टिकुलर स्टेट वेस्टर्न घाट्स हैं, वहां पर पड़ता है महाबलेश्वर, अबाउट 64 किलोमीटर फ्रॉम द अरेबियन सी। यहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर महाराष्ट्र से बहती है, कर्नाटका से बहती है, तेलंगाना से बहती है, आंध्र प्रदेश से बहती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। कहाँ पे होती है वो भी मालूम होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में अगर ये ड्रेन हो रही है तो कहाँ हो रही है? आंध्र प्रदेश में हमसल दीवी, ये आपको मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इट इज इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये फाइनली इट मीट्स बे ऑफ बंगाल। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 4th बिगेस्ट रिवर है। आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, वरना, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना? ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। फ्रॉम द राइट घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और फ्रॉम द लेफ्ट भीमा, मूसी, मुन्नेरू, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट? याद होनी चाहिए। मूविंग अहेड, और क्या है इसकी लेंथ देख लो, 1300 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। कृष्णा रिवर बेसिन एक्सटेंड करता है ओवर एन एरिया ऑफ दिस मच स्क्वायर किलोमीटर। यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट जस्ट एन आइडिया। इट इज नियरली 8% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। बालाघाट रेंज नॉर्थ में पड़ती है, साउथ में ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं और वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में पड़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। हाल ही यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड एग्री श्योर
स्कीम। क्या है ये एग्री श्योर फंड? आपके एग्रीकल्चर डोमेन से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। जीएस पेपर 2 से गवर्नमेंट पॉलिसी से भी ना। और रही बात इस फंड की, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस इसका पूरा नाम है। एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर इंडिया में, उसको ट्रांसफॉर्म करना इसका मकसद है। लगा लीजिए इट इज़ अ इनोवेटिव फंड, दैट इज you can say it is a new and a creative way to support agriculture and rural businesses in India. इसका टारगेट है, it mainly targets startups and projects that use technology that have that potential for big changes in agriculture. So here you see it is an innovative fund, एक pioneering step है towards revolutionizing the agricultural landscape in India. It mainly focuses on technology driven high risk high impact ventures, वो ventures that have high risk but have that potential for high reward also. So this fund is meant to help agricultural and rural startups grow, to fuel growth, to foster innovation in the agriculture and rural startup system, to improve farming, rural life, to improve the way farm products are processed, distributed, रूरल एरियाज में बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट जॉब, सपोर्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसका फोकस एरिया है। नाउ अ ब्लेंडेड कैपिटल फंड ऑफ 750 करोड़, फंडिंग की बात है, एग्री श्योर फंड हैज अ टोटल ऑफ 750 करोड़। 250 करोड़ कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 250 कम्स फ्रॉम नाबार्ड। बाकी 250 करोड़ इज रेज्ड फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। So blended capital fund मतलब money is coming from mix of government, of private sources, ताकि you reduce the risk and increase the impact. तो इसका main focus area क्या है? It main focus area includes promoting innovative technology driven initiatives in agriculture. ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना दैट यूजेस आईटी सॉल्यूशंस, दैट प्रोवाइड मशीनरी रेंटल सर्विसेज टू द फार्मर्स। मतलब आप एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एफिशिएंट और मॉडर्न बनाने की बात कर रहे हो। और अभी जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ तो ये आपका भी एक आर्टिकल अभी लास्ट में आएगा ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उससे भी कनेक्ट होता है। रूरल एरियाज में यू आर हेल्पिंग बिल्डिंग न्यू कनेक्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल इकोसिस्टम एनहांस कर रहे हो। By encouraging that entrepreneurship, इस फंड का मकसद है to promote sustainable growth in agriculture, generating employment, encouraging entrepreneurship, right? This is a fully owned subsidiary of NABARD और ये fund manager है. It will act as a fund manager. It will handle the investments and ensuring that fund goals are met. ये काम इसका है, ठीक है। World Bank has updated its prediction for India's economic growth for the financial year 24-25। पहले it was expected कि इंडिया की जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी गुड्स, कितने सर्विसेज, तो इंडिया मतलब आप लगा लीजिए कितना पैसा बन रहा है। सिंपल सी बात है, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कितनी रिच है, कितनी ग्रोथ उसके अंदर हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, सो टोटल, राइट। तो द एक्सपेक्टेड इंडियाज जीडीपी प्रीवियसली इट वाज 6.6%, बट अब वर्ल्ड बैंक बिलीव दैट इट विल ग्रो बाय 7%। क्यों? वो कह रहे हैं कि इसके पीछे रीजन जो है, जो उन्होंने फोरकास्ट इंप्रूव करी है, दैट इज बिकॉज मोर मनी इज बीइंग स्पेंट बाय हाउस होल्ड्स। किस पे? रियल एस्टेट पे। तो यू कैन सी इंक्रीज इन हाउस होल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज देर इज मोर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, roads, bridges, and these factors are expected to boost the economy. It will lead to high growth, right? अब जो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। रही बात जीडीपी ग्रोथ की, इंडिया वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 8.2% लास्ट फिस्कल एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो कि इस बार वो 7% करंट ईयर में ग्रो करेगी और नेक्स्ट ईयर 6.7%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो बोल रहे हैं कि करंट ईयर में
जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स, कोविड-19 के बाद दे रिकवर्ड स्ट्रांगली. फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करूं, सो इट इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन टू 7.6% इन फाइनेंशियल ईयर 25. फाइनेंशियल ईयर 26 में और कम हो सकता है 7.3%. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइट गेट स्लो डाउन. ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स्ड कैपिटल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट लगा लीजिए आप बिजनेसेस में, फिक्स्ड कैपिटल में. सो इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स लाइक बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. तो यहां पर ग्रोथ रेट अगर आप देखो, इट इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 25. फाइनेंशियल ईयर 24 में 9.0%, फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.8% स्लो हो सकता है. सर्विसेज सेक्टर की अगर ग्रोथ देखें, ग्लोबल आईटी मार्केट जो है दैट इज वीक, so growth might slow to 7.4% in financial year 25. Agricultural growth is expected to grow, it is expected to register a sharp jump to 4.1% in financial year 25. Agriculture growth हो सकती है. Export की बात करें goods and services की, they are expected to grow 7.2% की growth हो सकती है. तो overall industries sector, सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ में स्लो डाउन, एग्रीकल्चरल पिकअप कर सकता है, एक्सपोर्ट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, इंपोर्ट ग्रोथ विल स्लो डाउन. तो ये थोड़ा सा उन्होंने बताया है. अब ना हम थोड़ा सा और बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की. देखो, एक्सपोर्ट सेक्टर की जब बात हो रही है तो इंडिया कैन इंक्रीज इट एक्सपोर्ट्स इन विच एरियाज, लिख सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो अपना, टेक्सटाइल्स में बढ़ा सकते हो. लेबर इंटेंसिव है लेकिन हम उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ये आर्टिकल ने बताया. एपरल, फुटवेयर सेक्टर, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ाइए. इंडिया इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इन आईटी, इन बिजनेस सर्विसेज, इन फार्मास्यूटिकल्स. दे कैन कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन दीज स्ट्रेंथ्स. यही कि हमारा जो चैलेंज आ रहा है ना, वो ये है कि इंडिया इज लूजिंग ग्राउंड इन द सेक्टर्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ लेबर, क्लोथिंग, फुटवेयर. वहां पर हम लोग पीछे आ रहे हैं, ग्राउंड लूज कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है और प्रोडक्टिविटी कम है. और उधर बांग्लादेश, वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, दे हैव इंक्रीज देयर शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स. वहां इट विल बी हार्ड फॉर इंडिया टू कम्पीट. हमने अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंप्रूव करी है, हमारे डिजिटल एफर्ट्स रहे हैं जिसने ट्रेड कोस्ट को कम किया है. लेकिन वो तो एक बात है, चैलेंज ये है कि अभी आपके पास कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं. ये रेगुलेशंस दे हैव इंक्रीज ग्लोबली विच विल मेक इट हार्डर फॉर इंडिया टू अट्रैक्ट ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. राइट? यू इंटीग्रेट मोर इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स. You will encourage innovation, growth. Overall अगर देखो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके बावजूद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, 17%. हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर. ये बात है. ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल के ऊपर दैट टॉक्स अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन. यूनियन कैबिनेट ने 2817 करोड़ अप्रूव किया है फॉर दिस मिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फार्म सेक्टर. इस मिशन के पिलर्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम इस मिशन के बारे में जानते हैं. डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन क्या है? इंडिया में फार्मिंग को इंप्रूव करने के लिए, फार्मर्स के लिए वी हैव दिस मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन. पहले सुन लो बात. आधार है, वी यूज फॉर आइडेंटिटी. यूपीआई यूज करते हैं हम, डिजी लॉकर यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए. डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूपीआई यूज करते हैं. हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल चले गए टू मेक थिंग्स बेटर. वैसे ही यहां पर भी होना है. ये मिशन के 3 पार्ट्स हैं. पहला है एग्री स्टैक.
you collect farming data, you store farming data. एक big smart database लगा लो आप for all the things related to farming. फार्मर के पास कितनी लैंड है, क्या क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ आता है इसके अंदर. फिर देयर इज सेकेंड थिंग, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम that gives farmer advice, information to make better decisions about their crops. और एक और भी है, ये हम आएंगे इन थर्ड भी आएंगे, soil profile maps. They are detailed maps that show what the soil is like in different areas. So in 2024 ना there will be a special digital survey for the Kharif season, जो 400 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा. अबाउट यू विल गेट इट विल इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 करोड़ फार्मर्स, देयर लैंड्स. डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, जो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा टू काउंट, टू एस्टिमेट कि अच्छा कितनी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन इन इंडिया, हाउ मच फूड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सको फॉर फ्यूचर. अब रही बात इस मिशन की, तो पहला है आपके पास, इसका पहला पिलर कौन सा है, एग्री स्टैक, जहां पर मैंने आपको बताया ना, अंडर दिस मिशन एक रजिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो आप, डेटाबेस बना रहे हो, जिसमें पहला आता है फार्मर्स रजिस्ट्री. फार्मर को एक फार्मर आईडी दी जाएगी, उसमें उसकी लैंड ओनरशिप, उसका लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, क्या सर्विसेज फार्मर ले रहा है, वो पूरा उसमें आ जाएगा. पेपर वर्क भी कम हो गया. फिर उसके बाद है क्रॉप, यही लिखा है इसमें जो मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ना, यही लिखा है, द रजिस्ट्री विल अलाउ द फार्मर्स टू डिजिटली आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट देमसेल्व्स टू एक्सेस दोज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, राइट. क्रॉप सोन रजिस्ट्री, सिंपल बताओ, हर सीजन में फार्मर कौन सी क्रॉप्स प्लांट कर रहा है वो ये रिकॉर्ड करेगा, डिटेल्स ऑफ द क्रॉप्स प्लांटेड बाय द फार्मर्स. मोबाइल बेस्ड सर्वे होंगे, वही मैंने आपको बताया ना 400 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो. And the third part is geo-referenced village maps. It will show the exact location of land records. The maps will link geographic information on land records with their physical locations, so that you manage your land better. पहला पिलर. दूसरा पिलर, कृषि decision support system that helps farmer to make better decisions. Geospatial platform. It combines data from different sources. Remote sensing data that provides information about crops, soil, weather, water, crop maps. They help see which crops are grown where, to track droughts, floods, water availability, making maps of the crop patterns, checking the effect of weather on the crops, ये सब कुछ. और थर्ड जो इसका पिलर है, that is soil profile maps. That show what the soil is like in different areas. You understand better the soil quality, the suitability for different crops. तो ये है soil profile maps. ठीक है. This was all for today's session. I hope you learned. जिन्होंने सुना है, साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए अपने. कुछ छूट गया है, सेशन पीछे ले जाइए, रिवाइंड करिए और नोट्स पे बना लेना, अपने पॉइंट्स लिख लेना बस. ठीक है. So we'll meet you with other articles, same timing, same platform with different articles. For now, this was all. I hope you learned. I hope you enjoyed as well. You have comment section, give your feedbacks. You have a like button, mark your attendance and do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. All the best. Thank you.